दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी इंडियन आर्म फोर्सेस के अधिकारियों, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन और सर्विस रिलेटेड मैटर्स की न्यायिक लड़ाई की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हो गया। दोस्तों, सेना के अधिकारियों और सैनिकों के पेंशन और सर्विस रिलेटेड मैटर्स आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों के सुनने के बाद उस पर जजमेंट यानी फैसला करता है। दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए कुछ बातों का समझ लेना जरूरी है और वो बातें ये हैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी कि देश के हाई कोर्ट्स सर्विस मैटर्स के बोझ तले दबे हुए हैं, इसलिए देश स्तर पर और राज्यों के स्तर पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के गठन किए जाने चाहिए। भारत में 1976 में 42वां संविधान संशोधन पास किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 कैपिटल ए और 323 कैपिटल बी को जोड़ा गया और इसी के द्वारा भारत में संवैधानिक रूप से ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के द्वारा देश में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स के गठन किए गए, जिन्होंने अपना कार्य 2008 यानी 2008 से करना प्रारंभ किया। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भारतीय संविधान का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के उपरांत देश में जब ट्रिब्यूनल्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो कुछ ट्रिब्यूनल्स को कानून बनाकर हाई कोर्ट्स के विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में और कुछ ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट के अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेट के रूप में स्थापित किया गया। इसे उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का गठन हाई कोर्ट्स के विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में किया गया था, यानी कि इस ट्रिब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ देश के सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती थी। इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसके फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जा सकती है। दोस्तों, वर्ष 1997 में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा था कि फैसलों के खिलाफ अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किए जाने के प्रावधानों से न्याय पाना दुर्गम और अवहनीय यानी इनएक्सेसिबल और अनअफोर्डेबल हो जाता है। दोस्तों, अपने देश में सिविलियन एम्प्लॉइज के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। वहीं इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील कुछ शर्तों के अधीन डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किए जाने के प्रावधान किए गए थे, यानी संबंधित हाई कोर्ट में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिस जजमेंट के बाद सेना के अधिकारियों, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन और सर्विस मैटर्स की न्यायिक कार्यवाही में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2015 में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एंड अनदर मामले में कहा था कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 का सेक्शन 30 एक स्पेसिफिक क्लॉज है, जिसके अनुसार आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है।
इसलिए ट्रिब्यूनल के ऑर्डरों की अपील देश के हाई कोर्टों को नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों, 2015 में इस जजमेंट के आने के बाद डिफेंस पर्सनल, पेंशनर्स और उनकी फैमिली आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकती थी। वह भी तब जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल अपने फैसले में इस बात को सर्टिफाई करे कि इस मामले में सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई बिंदु है, यानी इसमें ए पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रश्न है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामले में कानून का कोई ऐसा पॉइंट है जिसे सुना जाना आवश्यक है, तभी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। नहीं तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले अंतिम हो जाते थे। अधिनियम में ऐसे प्रावधानों के कारण हुआ ये कि वादकारियों यानी लिटिगेंट्स ने अपने अपने मामलों को आर्टिफिशियली ए पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का बताकर ये प्रयास करते थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ उनकी अपील को स्वीकार कर लिया जाए। जबकि दोस्तों, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से अधिकारियों, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन और सर्विस रिलेटेड मैटर्स सामान्यतया शुद्ध रूप से उनके व्यक्तिगत मामले होते हैं। इसमें ए पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मामला शायद रेयरली ही बनता है। इस प्रकार की समस्याओं के कारण आर्म्ड फोर्सेस के लिटिगेंट्स यानी वादकारियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कोर्ट से आग्रह किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करने का प्रावधान किए जाने से वादकारियों के लिए न्याय पाना कठिन और अवहनीय यानी इनएक्सेसिबल एंड अनअफोर्डेबल हो जाता है। वादकारियों ने यह भी तर्क दिया कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 में सेक्शन 30 और सेक्शन 31 के प्रावधान देश के हाई कोर्टों को जुडिशियल रिव्यू करने के उनके संवैधानिक अधिकारों से रोकते हैं, जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों का उल्लंघन भी होता है। वादकारियों ने यह भी तर्क दिया कि सिविलियन एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। और साथ ही ए पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की शर्त लगा देने के कारण कुछ ही केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं और बाकी सभी मामलों में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स के फैसले अंतिम बन जाते हैं। इधर इस मामले में प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि यदि हाई कोर्टों को अपील सुनने का अधिकार दे दिया गया तो यह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन यानी रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, जो इसे एक सेकंड अपील बनाएगा। ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की किसी भी गलती को ठीक करने के लिए यदि हाई कोर्ट्स को संविधान के अनुच्छेद 226 से प्राप्त क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से मना किया जाता है तो यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हो। शीर्ष अदालत ने इस फैसले के द्वारा अपने 2015 के यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बनाम मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एंड अनदर मामले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के प्रावधान देश के हाई कोर्टों को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों को सुनने से मना करते हैं। इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च 2013 के इस लेटेस्ट जजमेंट के बाद से अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
जिस पर अभी तक रोक थी। और अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स के फैसले सीधे अपील के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अब न्याय पाना काफी सरल और अफोर्डेबल हो गया है। नमस्कार।